नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। 68वीं बीपीएससी मेंस को लेकर आज हम लोग डिटेल में बातचीत करेंगे। जो चेयरमैन सर ने इंटरव्यू किया था उस पर भी हम लोग बात करेंगे और नए पैटर्न के हिसाब से किस प्रकार से अलग होगा एग्ज़ाम उस पर भी हम लोग बात करेंगे। कल मैंने 68 बीपीएससी पीटी का जो सवाल आए हुए थे पीटी से उसके सभी सोर्स को हमने डिस्कस किया था और 69 के लिए थोड़ा सा ही बात किया था। बस मैंने ये बता दिया था कि एनसीईआरटी तो मस्ट होता है, ये बहुत पहले से मैं बोलता आ रहा हूँ। भले ही एनसीईआरटी से इस बार सवाल पूछा गया है पीटी में, लेकिन किसी भी आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करेंगे तो एनसीईआरटी तो मस्ट होता है। तो कल हमने इसी पर बात किया। आज का टॉपिक थोड़ा सा अलग होगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर आप नए हैं चैनल पर, क्योंकि कंटेंट अच्छा मिलेगा आपको। हमेशा ही कंटेंट पर ही मेरा जोर रहता है। वही सबसे मेन चीज़ होता है किसी भी चैनल का। प्रचार प्रसार दूसरे स्तर की बात होती है। ओके, तो 68 बीपीएससी मेंस जो होगा वो 67th मेंस से थोड़ा सा अलग होगा। थोड़ा सा अलग बस मैं बोल रहा हूँ, जो लोग एग्ज़ाम देंगे उनको पता है। टोटली डिफरेंट होगा। किस लिए होगा? दो चीज़ों के कारण। पहला, निबंध का पेपर ऐड किया गया है। इस पर हमने 3 लेक्चर लिया हुआ है, बिल्कुल बेसिक से लिया, उसको आप जाके देखेंगे, निबंध नाम से प्लेलिस्ट होगा। दूसरा चीज़ इसमें ये इन्होंने किया है कि जीएस के 1 के पेपर में, जीएस 2 के पेपर में कल जो चेयरमैन सर ने बोला था कि हम क्वेश्चंस को रीअरेंज करेंगे। क्वेश्चन से रीअरेंज करना आपको लग रहा हो क्या हो गया, क्वेश्चन रीअरेंज ही तो कर रहे हैं, कोई चीज़ बड़ी चीज़ थोड़ी ना है। लेकिन इस चीज़ के कारण पूरा जीएस का पैटर्न और जो निबंध का पैटर्न है जो पूरा मेंस का पैटर्न है 68वीं बीपीएससी का पूरा बदल जाएगा। ओके, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा वीडियो के अंत तक। एक एक चीज़ मैं डिस्कस करूंगा आपसे। सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करने से पहले सबसे मुख्य चीज़ होता है कि सिलेबस क्या है भाई। सिलेबस सबके पास होना चाहिए। जब भी आप मेंस की तैयारी करते हैं, इससे पहले जो मेंस की तैयारी होती थी मैंने भी बनाया हुआ है वीडियो। GS1 GS2 के 13 टॉपिक बताए हुए हैं, 13-15 टॉपिक, उसको पढ़ के जाइए। 80% टॉपिक उसी में से आते हैं जो प्रीवियस ईयर में जितने सवाल पूछे गए हैं। तो इसलिए उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता था। GS1 GS2 में करना पड़ता था लेकिन ज़्यादा नहीं। पाल कला पढ़ लिया, मौर्य कला पढ़ लिया, गए वहाँ पर उल्टी करके आ गए जो यहाँ से रट के गए। ऐसा इस बार बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्वेश्चंस की संख्या अधिक होगी। पहले आपको क्वेश्चंस कम सॉल्व करने पड़ते थे। उन्होंने बोल दिया है कि जिस हिसाब से हिस्ट्री ऑप्शनल का पेपर या ऑप्शनल का पेपर 67th में रीअरेंज किया गया था। ऑप्शनल के पेपर का पहला सेक्शन जो था उस सब में कंपलसरी था। 3 सेक्शन में ऑप्शनल के पेपर आए हुए थे। हिस्ट्री ऑप्शनल की अगर मैं बात करूँ तो दूसरा तीसरा, तीनों सेक्शन के पहले क्वेश्चन को कंपलसरी बनाया गया था। ओके, और इस सेक्शन में जो क्वेश्चंस डाले गए थे वो इस हिसाब से डाले गए थे कि आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवर करना था। पूरा सिलेबस कवर करना किया था उन्होंने। इसीलिए अगर आप जीएस की तैयारी करते हैं और मेंस देना है आपको, तो आपको पूरा सिलेबस पढ़ के जाना है इस बार। हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए पिछली बार बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया कि क्वेश्चन गेस करके बता दीजिए। बहुत सारे लोगों ने उस चक्कर में अनसब्सक्राइब भी कर दिया चैनल को कि गुस्सा हो गए कि गेस कर पेपर नहीं बता रहे हैं। कोई गेस क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए था पिछली बार के एग्ज़ाम में ऑप्शनल में। मैंने हमेशा बोला था कि पूरा सिलेबस पढ़ के जाइए। गेस सवाल से इस बार जो भी पढ़ के जाएंगे वो पछताएंगे, वही हुआ। ओके, हाँ, मैंने ये ज़रूर बोला था कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस प्रीवियस ईयर के सवाल जो भी आए हुए हैं जीएस में, हिस्ट्री ऑप्शनल के, उनको सॉल्व करके जाइए तो आपको ऑप्शनल में मिलेगा मदद। इसी हिसाब से इस बार जीएस का सबसे पहले हम लोग सिलेबस दिखाता हूं मैं, उसके बाद से पढ़ने का तरीका बता दूंगा, फिर अंत में कुछ सोर्स की भी हम लोग बात कर लेंगे और आपका कंप्लीट हो जाएगा ये वीडियो। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 300 मार्क्स का होगा। 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है। भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति, मॉडर्न हिस्ट्री लिखा हुआ है। मॉडर्न हिस्ट्री लिखा हुआ है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और भारतीय संस्कृति, इंडियन कल्चर पर लिखा हुआ है। तो जीएस में कल्चर से आपके संबंध सवाल आएंगे और मॉडर्न हिस्ट्री लिखा हुआ है। कल्चर में भी सब टॉपिक डिवाइडेड वहीं से आएगा। तो गुप्त आर्ट नहीं पूछा है तो गुप्त आर्ट पूछेगा आपसे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के घटनाक्रम, कई सारे लोग इसको सिर्फ और सिर्फ आईआर मानते हैं। आईआर नहीं है, इसमें राष्ट्रीय घटनाक्रम भी लिखा हुआ। इसीलिए 67th के मेंस में आईआर के 2 ही सवाल डाले गए थे। एक I2 एक आपका क्वाड था, एक और सवाल था इसी तरह से रूस यूक्रेन मुद्दे पर था।
तो 2 ही सवाल डाले गए थे। तो इस बार भी इसी तरह का आपको पेपर दिख सकता है। राष्ट्रीय महत्व की योजनाएं भी पूछी हुई थी। जैसे पूछा हुआ था कि भारत में अभी जो हाल फिलहाल में अग्निपथ योजना आई थी उसके बारे में पूछा हुआ था। इसी तरह से और भी टॉपिक थे जिनके बारे में डिटेल में लिखना था। यानी कि राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे भी आपको पढ़ के जाना है, सिर्फ IR पढ़ के मत जाइएगा। ओके, 3 सेक्शन इसी तरह का रहता है। तीसरा रहता है आपका सांख्यिकी। सांख्यिकी विश्लेषण आरेखन लिखा हुआ है, तो इसमें तो वही सवाल आएंगे जो सांख्यिकी से आते हैं। इन दो में आपका सवाल का पैटर्न थोड़ा सा बदल जाएगा, पैटर्न बदलेगा ही, इसमें कोई आपका वो नहीं दिखना चाहिए कि नहीं पैटर्न क्या चेंज होगा। सवालों की संख्या अधिक हो जाएगी। तो GS में जितने भी टॉपिक हैं हर टॉपिक को पढ़ के जाइए, लिख के जाइए, प्रैक्टिस करके जाइए। GS में जो सिलेबस है उसी से सवाल आएंगे। GS 2 पर चढ़ते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था टॉपिक में डिटेल में बताऊँगा। पॉलिटी के सवाल आएंगे। GS 1 के पहले सेक्शन में रहता है पॉलिटी, उसमें सवालों की संख्या बढ़ाई जाएगी। अभी जितने भी नंबर के सवाल पूछे जाते हैं शॉर्ट फॉर्म के सवाल पूछे जा सकते हैं, 5 नंबर के, 12.5 नंबर के, 10 नंबर के, 2 नंबर का हो सकता है पूछ ले। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था और भूगोल, इंडियन इकोनॉमी लिखा हुआ है, भारतीय अर्थव्यवस्था लिखा हुआ, इंडियन इकोनॉमी लिखा हुआ है और भारत का भूगोल लिखा हुआ है। भारत का भूगोल लिखा हुआ, इंडियन ज्योग्राफी लिखा हुआ है। इंडियन ज्योग्राफी के जो मुख्य हिस्से हैं जैसे खनिज संपदा है, जैसे मानसून है, जैसे भारत का प्रादेशिक विभाजन है, हिमालय हो गया या भारत के समुद्र के क्षेत्र हो गए, इन सब चीज़ों को आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। भारत की नदियों संबंधित चीज़ें हो गई, ये आपको पूरा का पूरा भूगोल का भी सिलेबस पढ़ के जाना होगा, अर्थव्यवस्था का भी पढ़ के जाना होगा। तीसरा क्या है, भारत के विकास में देखिए शब्दों को आपको चिन्हित करना चाहिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भूमिका, तो इसमें छोटे स्तर के सवाल ही बनाए जा सकते हैं और बड़े स्तर के भी सवाल बनाए जा सकते हैं। प्रौद्योगिकी पर ध्यान रखना, टेक्नोलॉजी से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया, डिफेंस टेक्नोलॉजी हो गया, नैनो तकनीक हो गया, इन सब से सवाल अधिक पूछे जाते हैं। हाँ, सवाल इस बार थोड़ा सा इसलिए बदल सकता है कि हो सकता है शॉर्ट फॉर्म के सवाल साइंस में ज़्यादा पूछ ले, तो इसलिए तैयार होके प्रिपेयर होके जाइएगा। अब देखते हैं सिलेबस को थोड़ा सा डिटेल में, फिर हम चलेंगे पूरा जो प्लानिंग मैं करके लाया हूँ आप लोगों के लिए, कैसे क्या उन्होंने बोला है उस हिसाब से उस पर हम लोग चलेंगे। आधुनिक भारत तथा बिहार के विशेष संदर्भ में, बिहार के विशेष संदर्भ में ध्यान रखिएगा, चिन्हित करके रख लीजिएगा। इस सिलेबस का PDF मैं भेज दूंगा। और भारतीय संस्कृति के अंतर्गत लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य भाग से लेकर देश के इतिहास की रूपरेखा के साथ गांधी, रविंद्र और नेहरू संबंधित प्रश्न भी होंगे। 19वीं शताब्दी का मध्य भाग यानी कि 1850 के बाद के सवाल अधिकांश दिखेंगे आपको मॉडर्न हिस्ट्री में। लिख के दिया है BPSC ने, तो इस पर ध्यान रखिए थोड़ा सा। 1850 के बाद जो भी घटनाक्रम है भारत के, उससे जब सवाल ज़्यादा पूछे जाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। उत्तर मुगल की चीज़ें नहीं पूछे जाएंगी, अंग्रेज़ों का भारत में आगमन जैसी चीज़ें नहीं पूछेगा मेरे हिसाब से। सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर और नेहरू जी से संबंधित प्रश्न भी सम्मिलित होंगे। इनसे जुड़े हुए प्रश्न तो हर बार ही पूछे जाते हैं। बिहार के आधुनिक इतिहास के संदर्भ में प्रश्न इस क्षेत्र में पाश्चात्य शिक्षा, प्रौद्योगिकी शिक्षा के आरंभ और विकास से पूछे जाएंगे। बिहार में जो एजुकेशन का डेवलपमेंट हुआ है उससे जुड़ा हुआ सवाल आपको पूछा जाएगा। इसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका संबंधित प्रश्न रहेंगे। अब बिहार की भूमिका संबंधित छोटे प्रश्न भी हो सकते हैं, बड़े प्रश्न भी हो सकते हैं। सोचिए 10-10 नंबर का या 12.5 नंबर का आपको दे देगा 3 प्रश्न। बिहार के स्वतंत्रता आंदोलन किसानों की भूमिका, बिहार के स्वतंत्रता आंदोलन महिलाओं की भूमिका, बिहार के स्वतंत्रता आंदोलन छात्रों की भूमिका। अब आप लिखिए। पहले तो एक ही देता था या तो विकल्प दे देता था, तो इस बार भी इसी तरह के सवाल रहेंगे आपके। संथाल विद्रोह, बिहार में 1857 का बिरसा का आंदोलन, चंपारण का सत्याग्रह, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन से पूछे जाएंगे। विद्यार्थियों से आशा की जाती है कि मौर्य काल, पाल काल और कला के पटनाक्रम चित्रकारी की मुख्य विशेषताओं से परिचित होंगे। सांख्यिकी विश्लेषण आरेखन और सचित्र रूपण संबंधी विशेष सांख्यिकी आरक्षण या चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत जानकारी के आधार पर सहज बुद्धि से आपको सॉल्व करना। ये तो सांख्यिकी की बात हो गई। और इसमें एक और था, गुप्त आर्ट भी है, उसको भी आप पढ़ के जाइएगा, उससे भी सवाल आपका पूछा जा सकता है। कोई भी आदमी अगर ये बताने आ जाए कि मैंने क्वेश्चन गेस किया है GS 1 के इसी में से आएंगे, GS 2 के इसी में से आएंगे, तो वो चीज़ें फ्रॉड वीडियो जो होती हैं उनके पीछे मत पड़िएगा, कैरियर बर्बाद हो जाता है। पूरा सिलेबस पढ़ के जाइए, खुद पर भरोसा कीजिए, सिलेबस पर भरोसा कीजिए। जो भ्रमित करने वाले चीज़ें होती हैं कि इसी में से सवाल आएंगे, ये 7 टॉपिक पढ़ लीजिए, उस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। BPSC बदल रहा है तो आपको बदलना ही पड़ेगा, नहीं तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। दूसरा है आपका GS 2।
भारत में राज्य व्यवस्था संबंधित खंड में भारत तथा बिहार की राजनीतिक व्यवस्था संबंधित प्रश्न होंगे। भारत और बिहार, बिहार की पॉलिटिक्स संबंधी, पॉलिटी और भारत की पॉलिटी जो होती है राज्य व्यवस्था, गवर्नेंस जिसको कहा जाता है, वहाँ से आपके सवाल पूछे जाएंगे। गवर्नेंस में क्या होता है, संवैधानिक और सांविधिक बॉडीज आते हैं, राष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, चुनाव आयोग आते हैं, मूल अधिकार हो गया, डीपीएसपी हो गया या मूल कर्तव्य हो गया, इन सब से जुड़े हुए सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन सब से सवाल पूछे जा सकते हैं, या फिर आरक्षण संबंधी सवाल पूछे जा सकते हैं, और भी बहुत सारे सवाल पूछ सकते हैं। भारतीय राजनीति से जैसे जातिगत राजनीति पर सवाल पूछे गए हैं, सांप्रदायिकता पर सवाल पूछे गए हैं। मैं एक दिन आपको प्रश्न पेपर भी विश्लेषण करके बता दूंगा। तो इनसे जुड़े हुए सवाल आपसे पूछे जाएंगे, इन पर आपकी समझ अच्छी होनी चाहिए और शॉर्ट फॉर्म के सवालों को भी प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, अगला है बिहार के भूगोल संबंधित खंड में भारत की योजनाओं और भारत के भौतिक, आर्थिक, सामाजिक भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। सामाजिक भूगोल क्या होता है, जो सोशल आधारित जो ज्योग्राफी का क्षेत्र होता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट के सोशल आधारित जो ज्योग्राफी है वो बिल्कुल अलग है। ज्योग्राफी किसी भी समाज के दशा और दिशा को तय करती है। जैसे राजस्थान का जो समाज होगा वो अलग होगा, वहाँ की समस्याएं अलग होंगी। बिहार का जो समाज होगा वहाँ का समस्याएं अलग होंगी। इसी तरह से दक्षिण भारत का अलग होगा, नॉर्थ ईस्ट का अलग होगा, कश्मीर का अलग होगा, हिमालयन पार्ट का अलग होगा। इसी को सामाजिक भूगोल भी कहा जाता है। आर्थिक भूगोल भी क्या होता है, आर्थिक भूगोल में आते हैं जैसे वहाँ की जो भूगोल है, जैसे पहाड़ है वहाँ फल का उत्पादन अधिक होता है, तो वहाँ की अर्थव्यवस्था में वहाँ का फल का अधिकांश भाग होगा। अब जैसे बिहार अपने यहाँ चावल और गन्ना मुख्य रूप से उत्पादक होता है, तो इसका थोड़ा सा अपने यहाँ की अर्थव्यवस्था में ज़्यादा महत्वपूर्ण पहलू होगा। तो इन चीज़ों से संबंधित सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व, भारत के विकास में विज्ञान प्रौद्योगिकी ने कैसे महत्व निभाया है। तो आज़ादी के बाद से इसरो का चाहे विकास हो, चाहे डीआरडीओ का विकास हो, चाहे भारत में कोई तकनीकी संस्था का विकास हो, इन सब पर आपको बिल्कुल आपका रेडी टू राइट रहना चाहिए कि हमेशा कुछ भी पूछे तो आप लिख सकते हैं उस पर अच्छे से। कोई भारत सरकार जैसे आजकल क्वांटम तकनीक पर खूब जोर दे रही है, क्वांटम मिशन भी लाया गया है, क्वांटम कंप्यूटिंग वाला, तो उन सब चीज़ों पर आपको समझ होनी चाहिए। सुपर कंप्यूटर संबंधित मिशन भारत सरकार चलाती है, उस पर आपकी समझ और पता होना चाहिए। ब्लॉकचेन तकनीक जैसे चीज़ें आजकल चर्चा में है, तो उस पर आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आज तक जो बीपीएससी में पूछा गया है उसी सवाल उसी ढर्रे पर पूछा जाए। शॉर्ट फॉर्म के सवाल में सिलेबस के किसी भी भाग से सवाल पूछे जा सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म जो होता है उसका यही खासियत होती है कि पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए छोटे छोटे आंसर्स लाए जाते हैं, सवाल लाए जाते हैं कि छोटे छोटे सवाल करके हम पूरे के पूरे सिलेबस से एक एक सवाल, एक एक टॉपिक को छू के सवाल पूछ लिया जाए। हिस्ट्री ऑप्शनल में यही हुआ था, ज्योग्राफी ऑप्शनल में पिछली बार पेपर आप जाके देख सकते हैं, उन्होंने यही बोला कि ऑप्शनल वाला पैटर्न हम अपनाएंगे। ये सिलेबस की बात हो गई बंधुओं। अब हम लोग चलते हैं कि कहाँ से क्या पढ़ना चाहिए और किस तरह से पढ़ना चाहिए। उसके बाद मैं आपको अंत में ये बताऊंगा कि कौन से बुकें हैं जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जीएस का मैंने बता दिया, हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, आईआर में राष्ट्रीय महत्व के भी विषय है, 300 मार्क्स के आएंगे। पॉलिटी में भी GS2 में ही पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, टेक 300 मार्क्स के रहेगा। सिलेबस वही रहेगा जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अतुल प्रसाद जी ने बोला था, सवालों को रीअरेंज किया जाएगा। निबंध की बात हम लोग कर लेते हैं। निबंध जो है वो इस बार गेम चेंजर साबित होगा। मैं बार बार इसलिए ये कह रहा हूँ, अपने यहाँ के जो बिहार के अधिकांश बच्चे जिस कठिनाई को फेस करते वो ये है कि उनके कॉलेज में, बैचलर डिग्री के कॉलेज में, बैचलर लेवल, ग्रेजुएशन लेवल के कॉलेज में लेक्चर नहीं होता है। लेक्चर नहीं होने का भुगतान अब उनको करना पड़ेगा। आपने अगर कभी जीवन में कोई लेक्चर अटेंड नहीं किया है, कॉलेज नहीं गए हैं, पासपोर्ट पढ़ के आपने अगर ग्रेजुएशन का पास किया है, तो अब आपको निबंध में सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगी। क्योंकि निबंध सिर्फ और सिर्फ नॉलेज आधारित नहीं होता है। निबंध जो होता है वो राइटिंग स्किल आधारित होता है। राइटिंग स्किल तब डेवलप हो पाता है जो आप खुद से सोच कर लिखते हो। जो आपकी जो सोच है वो डेवलप जितनी अच्छे से होगी उसी हिसाब से आपका राइटिंग स्किल डेवलप होता है। इसलिए जो ग्रेजुएशन लेवल में जो अपने यहाँ सिस्टम है बिहार में कि एक तो ग्रेजुएशन हो नहीं पाता है ढंग से, और अगर होता भी है तो पासपोर्ट पढ़ के या गेस्ट पेपर पढ़ के बच्चे पास हो जाते हैं, उनको थोड़ा सा निबंध में दिक्कत आने वाला है। निबंध में जो उन्होंने बोला कि 3 सेक्शन होंगे और 3 सवाल आपको लिखने होंगे। 4 सवाल पर सेक्शन होंगे। एक सेक्शन में 4 सवाल रहेगा, 3 सवाल आपको तीनों में से एक एक हल करना रहेगा। 100 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। कल उन्होंने ये भी कर दिया। और ये उन्होंने बोला था कि एक सेक्शन जो होगा वो बिहार स्पेशल सेक्शन होगा।
3 सेक्शन होंगे, 1 2 3, तीनों में सवालों की संख्या 4 4 4 4 रहेगी। उसी 4 में से 4 में से 4 में से आपको टोटल करके 3 सवाल मात्र लिखने होंगे, यानी आपके पास जो विकल्प होगा वो बहुत सारे होंगे। अब आप पे ये डिपेंड करता है कि आपकी लेखन शैली कितनी अच्छी है, क्योंकि उन्होंने 2 शब्द का यूज किया था। एक किया था उन्होंने राइटिंग स्किल कितनी अच्छी है और एनालिटिकल स्किल कितनी अच्छी है, यानी कि आपको फैक्ट्स पता है, डेटा पता है, सब कुछ पता है, लेकिन आप कितना अच्छे से उस चीज़ को यूज करके एनालिसिस कर पा रहे हैं, विश्लेषण कर पा रहे हैं। आपको ये पता है कि बिहार में जो 51% से ज़्यादा जनसंख्या है, अभी आपने पढ़ा होगा पीटी के लिए, नीति आयोग ने ये बोला कि बिहार 51% से ज़्यादा जनसंख्या जो है वो गरीबी रेखा के नीचे निवास करती है, नीति आयोग का डेटा है। या बिहार के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल कमज़ोर है। ये क्या हो गया, ये डेटा हो गया। अब इसके आधार पर आपको एनालिसिस निकालना है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर है, इसलिए कहीं ना कहीं गरीबी बिहार में ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि लोगों को स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों के लिए भी प्राइवेट चीज़ों पर ज़्यादा खर्च करना पड़ सकता है, इसीलिए भी गरीबी बढ़ सकती है, बिहार में गरीबी का स्तर हो सकता है। ये मैंने क्या बोला, ये मैंने आपको ये बताया है कि डेटा था हमारे पास, हमने उससे एक कंक्लूजन निकाला। इसी प्रकार से जैसे प्राइमरी सेक्टर है बिहार में, सेकेंडरी सेक्टर है बिहार में, टर्सरी सेक्टर है, सेवा सेक्टर है। तीनों सेक्टर में अगर प्राइमरी सेक्टर का योगदान देखोगे तो 19% ही है लगभग में, सेकेंडरी सेक्टर का 19% ही है। ये सब क्या बता रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ मैं। और टर्सरी सेक्टर का 50% से 60% से ज़्यादा है। ये मैंने क्या बताया, फैक्ट्स बताए। अब इसके आधार पर आप क्या कंक्लूजन निकालोगे कि सेवा सेक्टर का योगदान बिहार की इकॉनमी में 60% के लगभग में है, लेकिन जॉब क्रिएशन में उसका योगदान नहीं है। जबकि प्राइमरी सेक्टर का मात्र 19% योगदान है, जबकि जॉब क्रिएशन में सबसे ज़्यादा योगदान प्राइमरी सेक्टर का ही बिहार में है। तो फिर फैक्ट के आधार पर मैंने क्या निकाला, ये एक एनालिसिस किया, विश्लेषण किया। और प्राइमरी सेक्टर में जॉब क्रिएट होंगे वो किस प्रकार के जॉब क्रिएट होंगे, वो जॉब ऐसा होगा जिसमें कभी भी कोई सामाजिक सुरक्षा का गारंटी नहीं होता है। जैसे खेती का काम होता है और संगठित क्षेत्र ज़्यादा होते हैं, इसलिए वहाँ पर जो वर्कर्स होते हैं, मजदूर, उनकी आय कम होती है, यानी कि कृषि पर भार अधिक है। छोटे से फैक्ट से हमने कितना सारा विश्लेषण निकाला, इसी को कहा जाता है एनालिटिकल पावर, कि आप कितना ज़्यादा विश्लेषण कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ें तब आती है जब आप समग्र अध्ययन करते हो। उन्होंने एक शब्द और यूज किया कि ये जीएस से अलग होगा। उन्होंने बोला कि हमने जीएस का टेस्ट तो ले लिया है जीएस 1 में, जीएस 2 में निबंध जो होगा वो जीएस से बिल्कुल ही अलग होगा। हम आपका जीएस का टेस्ट लेने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। उन्होंने एक उदाहरण भी दिया, एक उन्होंने बोला कि हम आपसे पूछ सकते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। अब इसको लिखिए आप। कोई स्टूडेंट इसको मजाक के फॉर्म में भी लिख सकता है, हंसी मजाक करते हुए, व्यंग करते हुए, कटाक्ष करते हुए लिख सकता है। कोई इस चीज़ को सामाजिक और जो आर्थिक असमानता है उससे भी जोड़ के लिख सकता है कि कोई भी आदमी चोरी तब करता है जब उसको ईमानदारी पूर्वक काम नहीं मिल पाता, अच्छा एजुकेशन नहीं मिल पाता है, इस चीज़ से भी जोड़ कर लिख सकता है। दोनों ही अपनी जगह सही हैं, क्योंकि इसमें तो ये तो नहीं लिखा हुआ था चोर की दाढ़ी के तिनका का आप आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए या आपके समर्थन में तर्क लिखिए। दोनों आदमी लिख सकते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, इसी का पेपर होता है, इसीलिए निबंध का पेपर थोड़ा सा कठिन स्तर पर आएगा और आपको लिखना आना चाहिए। इसकी तैयारी भी हम लोग करेंगे, मैंने 3 लेक्चर अपलोड किया और भी आएंगे। इसमें इन्होंने और एक चीज़ का क्लियर किया कि दर्शन आधारित सवाल, कहावतें, मुहावरे और बिहार स्पेशल जो आएगा, इसमें बिहार स्पेशल बिहार संबंधित कोई मुहावरा दे दिया जाएगा और वो इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं होगा। जैसे मान लो लिखा कि बिहार के लिए कोई भी एक मुहावरा आप सोच लो, जैसे चोर लिखा, तो अगर बिहार स्पेशल से पूछा गया है तो CHOR ही लिखा जाएगा, इसको अंग्रेजी में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। ये भी उन्होंने यूज किया था। बाकी 2 सेक्शन जो होंगे ये आपके दर्शन और जो मुद्दे हैं उनसे आधारित सवाल पूछे जाएंगे। तो जीएस के लिए एक अलग से तैयारी करने का अभी से ही शुरू कर दीजिए। ऑप्शनल पेपर के लिए अब उन्होंने क्या बोला था, 2 घंटे का पेपर होगा, 100 MCQ ही रहेंगे। उन्होंने ये चीज़ स्पष्ट कर दिया, नेगेटिव मार्क्स नहीं होगा और ग्रेजुएशन लेवल के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ग्रेजुएशन लेवल है यानी कि सवाल का स्तर सही होना चाहिए, कठिन नहीं होना चाहिए, मॉडरेट लेवल का सवाल होना चाहिए, आसान भी नहीं होगा, मॉडरेट से टफ लेवल का सवाल रहेगा। और इसमें केवल क्वालिफाई करना है, सबके लिए अलग अलग है क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया, किसी के लिए 33% भी है, किसी के लिए 40% भी है। तो ये आप देख लीजिएगा नोटिफिकेशन में। अब हम लोग बात करते हैं कि जीएस के सवालों को अगर आपको हल करना है, अगर आपने पढ़ा लिया है या नहीं पढ़ा है या सिलेबस कर लिया है, तो प्रैक्टिस कहाँ से करें, सबसे मुख्य चीज़ होता है। जो पिछले बार ऑप्शनल का पेपर हुआ था उसी से मैंने जो विश्लेषण किया, मैंने जो एनालिसिस किया, उसके आधार में बताता हूँ कि हिस्ट्री ऑप्शनल में जो भी सवाल पूछे गए थे, 99% सवाल जो थे वो यूपीएससी और यूपीपीएससी
इसके सवाल जो पूछे जा चुके हैं जीएस और ऑप्शनल में, वहीं से कॉपी पेस्ट था। जो भी आज तक पूछे गए वहीं से कॉपी पेस्ट था। तो अगर आपको GS1 और GS2 के लिए यानी पॉलिटी के लिए और हिस्ट्री के लिए, आर्ट एंड कल्चर के लिए आपको सवालों को प्रैक्टिस करना है तो यूपीएससी प्रीवियस ईयर जो मेंस का है और यूपीपीएससी प्रीवियस ईयर मेंस, इसके सवालों को प्रैक्टिस कीजिए। यूपीपीएससी प्रीवियस ईयर मेंस और यूपीएससी प्रीवियस ईयर मेंस के सवालों को, जीएस का मुख्य रूप से प्रैक्टिस करना आप लोग, जीएस के सवालों को हल करना तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा हाई फाई लेवल का भी सवाल नहीं हल करना है, बेसिक जो आपके सिलेबस से मैच करे उसी लेवल के सवालों को हल कीजिए। कोई भी एक क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए प्रीवियस ईयर मेंस आंसर राइटिंग वाला, जिसमें मेंस के सॉल्व पेपर हो, वहाँ से आप इसको हल कर सकते हैं। एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल होता है। कम से कम मॉडर्न हिस्ट्री का तो ज़रूर पढ़ लीजिए। जैसे कांग्रेस के विकास से बहुत ही सुंदर सवाल पिछली बार पूछा गया था। जो लिबरल कांग्रेस थे, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, नरम दल बोलते हैं, जब नरम दल का प्रभुत्व ज़्यादा था कांग्रेस पर, जिसको प्रारंभिक राष्ट्रवादी कहा जाता है, वहाँ से सवाल पूछा गया था 67th मेंस में। उसी सवाल को अब खंडित करके पूछ सकता है कि जो लिबरल्स थे, नरम दल की क्या भूमिका थी, गरम दल की क्या भूमिका थी। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 दे सकता है। क्रांतिकारी जो विकास हुआ है भारत में, हिंसक आंदोलन का विकास हुआ है, उसके निहित कारणों को लिखिए। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह के सवाल आपको प्रीवियस ईयर यूपीएससी और यूपीपीएससी मेंस में आपको मिल जाएगा। प्रैक्टिस वहीं से कीजिए। बाकी सोर्स कोई अलग नहीं होता है। GS1 GS2 का जो हमने सोर्स किया था ना, जो आप जहाँ से पढ़ते हैं वहीं से पढ़िए, बस उसको बार बार पढ़िए और रिवाइज अच्छे से कीजिए। बेसिक्स जो पॉलिटी के पढ़ने हैं, लक्ष्मीकांत इनफ होता है पॉलिटी के जो सवाल पूछे जाते हैं। बिहार स्पेशल के लिए KBC नैनो और दृष्टि की बुक से आप पढ़ सकते हैं बिहार स्पेशल पॉलिटी के लिए। बिहार स्पेशल इकोनॉमी भी आपको इन्हीं दोनों बुकों में मिल जाएगा। KBC नैनो मेंस अलग बुक आती है, KBC नैनो मेंस की अलग बुक आती है, वहाँ से आप उसको कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक होती है, कंपाइल्ड फॉर्म में बहुत ही अच्छी बुक होती है। बिहार स्पेशल उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा आपसे। निबंध के लिए मैंने बुक पहले ही बता दिया था, दृष्टि की निबंध की बुक लिख सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक होती है। एक पुष्पेंद्र पंत करके हैं या ऐसे ही कुछ नाम है उनका, उनकी भी बुक अच्छी होती है। बुकों से नहीं मायने रखता है निबंध का, निबंध का मेन मायने रखता है कि आपकी लेखन शैली कितनी अच्छी है और आप लिखते कितने अच्छे हैं। यही दो चीज़ मायने रखता है निबंध में, यही मायने रखता है। निबंध में अगर आपको सही करना हो थोड़ा सा, तो जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो सामाजिक अध्ययन के NCERT आते हैं, सोशल इशू के NCERT आते हैं, उसको ज़रूर पढ़िए। उसमें सांप्रदायिकता का विकास कैसे होता है, जातिगत आधार पर कैसे भेदभाव होता है, समाज में महिलाओं की स्थिति के संबंधित जो भेदभाव होता है, या फिर बच्चों के लिए क्या होता है, इन सब चीज़ों का डिटेल्ड में आपको सोशल इशू की किताबों में आपको मिल जाएगा। पॉलिटी की किताबों को भी पढ़िए, जिससे आपको भारत के विकास में समझ में पता चले। NCERT पढ़िए, पॉलिटी का, हिस्ट्री का, इकोनॉमी का, ज्योग्राफी का और सोशल साइंस का, सामाजिक अध्ययन का जो होता है, सोशल इशूज़ का आता है। 11th 12th तक का पढ़ना है आपको, 6 to 12th पढ़ना है मैक्सिमम, जो भी बुकें हैं। जैसे 6 7 में तो एक ही बुकों में रहता है ये सब, आगे जाकर अलग अलग डिवाइड हो जाता है। तो इसको ही पढ़िए। इसको पढ़ने से निबंध में भी आपको बहुत मदद मिलता है। और डेली न्यूज़पेपर के आर्टिकल पढ़ के प्रैक्टिस कीजिए, निबंध आपका क्लियर हो जाएगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, हफ्ते में कम से कम 3 निबंध जरूर लिखना, नहीं तो निबंध में आपको दिक्कत आ जाएगा। 68 BPSC मेंस को लेकर पहला वीडियो था ये हमारा, 68 BPSC मेंस। और भी वीडियो आएंगे, बहुत सारे वीडियो आएंगे अभी, और जल्दबाजी नहीं करना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। 69 के लिए धैर्यपूर्वक पढ़ना शुरू कर दीजिए NCERT खुद से। कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं होती है यार, ढंग से पढ़ो तो। सच्चाई तो यही है, यूट्यूब पर सब कुछ फ्री में मिलता है। किसी को कोई दिक्कत हो तो Instagram ID दिया हुआ रहता है, टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए मेंस आंसर राइटिंग का, और PDF वाला ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, मेन चैनल जहाँ से आपको सारा कंटेंट मिलता जाए। ओके, कहीं पर कोई सुधार करना हो तो बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।